नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना IAS के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में, जहां हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और व्याख्या खंड को लेकर के चल रहे हैं। दोस्तों, एक तो बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ लाइव क्लास से जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि होली तक हम लोग सिलसिलेवार एक एक टॉपिक को, यानी जिस तरीके से सिलेबस की शुरुआत है भाषा खंड से साहित्य इतिहास की ओर, कविता खंड से गद्य की ओर, एक एक खंड के एक एक टॉपिक को देखेंगे। सप्ताह में 3 दिन उस पर काम किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि समयाभाव है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अगले प्रश्नों को लिख लीजिए। उसमें एक है कामायनी की महाकाव्यात्मकता पर चर्चा करें। अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। कामायनी हम लोगों ने दर्शन को कर लिया, कामायनी में हम लोगों ने रूपक तत्व को कर लिया। अब जरा कामायनी की मूल संवेदना को भी कर लिया। कामायनी की महाकाव्यात्मकता पर लिखने की कोशिश कीजिए। और एक दूसरा प्रश्न, इनमें से कोई एक लिखिएगा। एक आदमी एक ही प्रश्न लिखे, दोनों लिखते हैं आप लोग तो चेक करने में ठीक है, चेक तो कर ही लेते हैं, लेकिन थोड़ी समस्या आती है। दूसरा प्रश्न बिल्कुल महाकाव्यात्मकता को ही लेकर, राम की शक्ति पूजा की महाकाव्यात्मकता, कामायनी की महाकाव्यात्मकता और निराला रचित राम की शक्ति पूजा की महाकाव्यात्मकता, दोनों छायावादी रचनाएं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि किसी के सिलेबस में ये नहीं है, चाहे आप IAS दे रहे हो चाहे PCS, दोनों ही कविताओं के विषय में आपको पढ़ना है। दोस्तों, पिछला एक मुद्दा था गोदान का चरित्र चित्रण। आप में से बहुतों ने बहुत ही अच्छा लिखा है, वाकई बहुत बढ़िया लिखा है। लेकिन ये प्रश्न क्यों पूछा गया, कभी आपने विचार किया है? गोदान का चरित्र चित्रण, जरा सोचिए। पहली बात कि गोदान एक उपन्यास है। जाहिर सी बात है कि उपन्यास भी कथा साहित्य है। उपन्यास भी क्या है दोस्तों? कथा साहित्य है। लेकिन कहानी और उपन्यास में अंतर है, याद रखिएगा। कहानी और उपन्यास का सबसे बड़ा अंतर यही है कि उपन्यास चरित्रों के घात प्रतिघात को उद्घाटित करता है। उपन्यास एक ऐसी गद्य विधा है जो चरित्र प्रधान है। यानी कहानी इसमें भी है, बल्कि बृहद कहानी है। कहानी तो देखें तो एक लघु कथात्मक विधा है। वेल्स ने लिखा कि मात्र 20 मिनट में कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन उपन्यास एक बृहद कथा है, जो अंतर कविता और महाकाव्य का है। लघु कविता कविता का ही बृहद रूप महाकाव्य, संपूर्ण जीवन की तारतम्य चर्चा हो। तो जो अंतर कविता और महाकाव्य का है, वही अंतर कहानी और उपन्यास का है। निश्चित तौर पर कहानी में लघु कथा होती है और उपन्यास में बृहद कथा होती है। फिर भी उपन्यास कथा से कहीं अधिक चरित्रों को महत्व देता है। इसलिए दोस्तों, हिंदी साहित्य में विशेषकर हिंदी उपन्यासों को लेकर के जो प्रमुख स्तंभकार रहे हैं, प्रेमचंद ने बड़ा ही स्पष्ट रूप में इसे लिख दिया कि उपन्यास मानव चरित्रों का चित्र मात्र है। देखिए, उपन्यास मानव चरित्रों का चित्र मात्र है। क्या आपने यहाँ से भूमिका लिखने की कोशिश की? जिन लोगों ने यहाँ से भूमिका लिखने की कोशिश की, समझिए कि एग्जामिनर उन्हें अधिक अंक देगा, प्रभावित होगा। तो स्वयं प्रेमचंद ने लिखा कि उपन्यास मानव चरित्रों का चित्र मात्र है। दूसरी बात प्रेमचंद ने लिखा कि उपन्यासकार का काम, किसका काम? उपन्यासकार का काम मानव
चरित्रों का रहस्योद्घाटन है। यानी चरित्रों के जो मनोवैज्ञानिक रूप हैं, चरित्र का जो आंतरिक स्वभाव है, उसका जो क्रियाकलाप है, उसी को उद्घाटित करना उपन्यासकार का काम है। उपन्यासकार वास्तव में कथा नहीं लिख रहा होता है, वह तो चरित्र को उद्घाटित करता है। इसलिए जो पश्चिमी कथाकार या आलोचक कहें, जैसे आर्नोल्ड का नाम आपने सुना होगा, जैसे ड्राइडेन का नाम सुना होगा, उसमें वेल्स भी रहे हैं। इन लोगों ने माना कि जो उपन्यास है उसमें कथा गौण होती है, चरित्र प्रधान होता है। पहली बात, प्रेमचंद ने लिखा कि उपन्यास मानव चरित्रों का चित्र मात्र है। उपन्यासकार का काम इन्हीं चरित्रों का रहस्योद्घाटन करना है। और पश्चिमी आलोचकों ने भी माना कि उपन्यास में कथा गौण होती है, सेकेंडरी होती है, जबकि चरित्र ही प्रधान होता है। यानी उपन्यास चरित्र प्रधान होते हैं। इसलिए फिर प्रेमचंद लिखते हैं कि मेरे लिए चरित्र बड़े ही स्वाभाविक हैं। मैं अपने चरित्रों को बच्चे की तरह पालता हूँ, जो सामाजिक परिस्थितियों से टकराते परिस्थितियों से ही स्वाभाविक रूप में उत्पन्न होते हैं। मेरे चरित्र मेरे हाथों की कठपुतली नहीं है। इसीलिए दोस्तों, प्रेमचंद के चरित्रों पर रामविलास शर्मा जैसे आलोचकों को भी लिखना पड़ा कि प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के चरित्र आज भी अजंता के भित्ति चित्रों की तरह जीवंत है। मानो बोल पड़ेंगे ये चरित्र। जैसे अजंता के भित्ति चित्र हैं, ऐसा लगता है कि ये चित्र कुछ बोल पड़ेंगे। उसी प्रकार गोदान के जो चरित्र हैं, होरी धनिया, इस कदर जीवंत हैं कि लगता है जैसे आपसे बात कर रहे हैं। दोस्तों, एक तीसरी बात, जॉर्ज लुकाच जैसे पश्चिमी साहित्यकारों ने, आलोचकों ने एक बहुत बड़ी बात लिखी थी कि जो उपन्यास है वह आज के विकृत समाज में मानव मूल्यों की खोज का प्रयास है। तो मानव मूल्यों की खोज करने के लिए कथा की जरूरत नहीं है, बल्कि चरित्र की आवश्यकता है। एक चौथी बात कि आप देखेंगे कुछ और भी आलोचक रहे, जैसे फील्डिंग वगैरह। फील्डिंग लिखते हैं कि उपन्यास आज का गद्य महाकाव्य है। जाहिर सी बात है कि मध्ययुगीन समाज में महाकाव्य लिखा जाता था, सामंती समाज में, और आधुनिक समाज में उपन्यास लिखा जाता है। दोनों में अंतर है। जो महाकाव्य है वो पद्य विधा है। महाकाव्य कविता का बृहत रूप पद्य विधा है। महाकाव्य सामंती समाज की उत्पत्ति है, जबकि उपन्यास आज के पूंजीवादी और समाजवादी समाज की उत्पत्ति है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मान लिया कि मरते हुए सामंतवाद के गर्भ से और महाकाव्य के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ। इसलिए दोस्तों, गोदान जब उपन्यास लिखा गया तो वह सामंती और पूंजीवादी समाज के संक्रमण पर लिखा गया। यानी उपन्यास सामंतवाद जब खत्म हो रहा था, मरते हुए सामंतवाद की प्रसव पीड़ा से, यानी सामंतवाद तो मर रहा था, लेकिन उसने जो प्रसव किया, जो जन्म दिया बच्चे को, तो सामंतवाद के मरते हुए सामंतवाद के गर्भ से उपन्यास जन्मा, जो आगे चल कर के पूंजीवादी और समाजवादी समाज में फला फूला प्रसारित हुआ। जाहिर सी बात है कि जब मध्ययुगीन सामंती समाज था तो उसमें महाकाव्य था। मध्ययुगीन सामंती समाज का प्रतिबिंब था महाकाव्य, और आधुनिक समाज का प्रतिबिंब है उपन्यास। इसीलिए गोदान पर एक प्रश्न बनता है। गोदान अपने समय के समाज का प्रतिबिंब है और आने वाले समय की प्रसव पीड़ा भी है। यानी ये उपन्यास आज भी जीवंत है, और जब लिखा गया 1936 में,
यानी 20वीं शताब्दी के तीसरे, चौथे, पाँचवें दशक को तो उद्घाटित कर ही रहा है, आज के भी समय को यह उद्घाटित कर रहा, प्रासंगिक है। दोस्तों, महाकाव्य में आप देखेंगे कि पात्र प्रधान होते हैं, जबकि उपन्यास में चरित्र। क्यों? पात्र देखिएगा कि आदर्शों से भरे होते हैं, नैतिक गुणों से युक्त होते हैं। राम एक पात्र हैं। राम धीरोदात्त नायक हैं, जिनमें कोई अवगुण नहीं है, मर्यादा है, धैर्य है, कुलीनता है, शालीनता है। तो महाकाव्य में जो नायक वगैरह थे वो पात्र के रूप में थे, लेकिन उपन्यास में चरित्र देखे गए। और जो चरित्र होते हैं वो आदर्शात्मक नहीं होते, बल्कि यथार्थपरक होती हैं। क्यों? क्योंकि चरित्र न केवल गुणों से युक्त होते हैं, बल्कि अवगुणों से भी युक्त होते हैं। इसलिए चरित्र सामान्य पहलुओं से भी बना होता है और विशिष्ट से भी। वह थोड़ा नैतिक भी होता है, थोड़ा अनैतिक भी होता है। यदि चरित्र को समझना है तो एक गाने से समझिए, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलवर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अपनी छतरी तुमको दे दें कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचें तुमको चीज़ पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये जो चरित्र है वह कभी उपकार के लिए जीवन जीता है, दूसरों की सहायता के लिए, तो कभी स्वार्थ के लिए भी। इसीलिए इस उपन्यास होरी उपन्यास का जो नायक होरी है वो 100% चरित्र है। जरूरत पड़ने पर वह स्वार्थी भी है, बेईमान भी है, बांस की कटाई में भाइयों से बेईमानी कर लेता है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर पत्नी को भरी सभा में भी पीट लेता है। लेकिन ये वही होरी है जो एक दूसरी महिला मालती को जब खान वेश में मेहता आता है तो उसकी आबरू बचाने के लिए बंदूक से नहीं डरता। यह वही होरी है जो अपनी स्वार्थ वृत्ति के कारण भोला महतो की गाय ऐंठ लेता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि भूसा के अभाव में उसने अपनी गाय दी है तो अपने ही माथे पर ढोकर 3 खांची भूसा उसके घर पहुंचा आता है। ये होरी एक विशुद्ध स्वाभाविक भारतीय किसान है, इसलिए उसमें स्वार्थ भी है। जरूरत पड़ने पर वह देवता भी बनता है और जरूरत पड़ने पर वह स्वार्थी भी। इसीलिए वह एक पूरी तरह मनुष्य है, वह एक मानव चरित्र है जो गुण और अवगुण दोनों से युक्त है। 3-4 बार इन बातों को सुनिएगा रिवाइंड करके, तो बातें बैठेंगी कि कैसे भूमिका लिखेंगे। गोदान एक उपन्यास है। जाहिर सी बात है कि जब यह लिखा गया आधुनिक समाज में, उस समय की गद्य विधा है, लेकिन इसकी उपमा महाकाव्य के रूप में दी गई, क्योंकि यह महाकाव्यात्मक गुणों को भी धारण करने वाला उपन्यास है। फिर भी उपन्यास की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उपन्यास में कथा गौण होती है, चरित्र ही प्रधान होता है। यही वजह है कि प्रेमचंद ने लिखा कि उपन्यास मानव चरित्रों का चित्र मात्र है। दूसरी बात कि अन्य आलोचकों ने भी मान लिया कि उपन्यास जो है वह कुछ और नहीं, उसमें कथा के लिए जगह बहुत कम होती है, चरित्रों का उद्घाटन ही प्रबल होता है। इसलिए स्वयं प्रेमचंद लिखते हैं कि मेरे लिए चरित्र मानो मेरे बच्चे की तरह है। और फिर लिखते हैं कि उपन्यासकार का काम मानव चरित्रों का रहस्योद्घाटन है। इसलिए आप देखेंगे कि गोदान के चरित्र हैं, कहीं ना कहीं मनोविश्लेषणवादी भी हैं, कहीं ना कहीं उनकी मनोवैज्ञानिक चर्चा भी है, उनकी स्वाभाविक चर्चा भी है, उनकी मनोदशाओं का भी वर्णन है, उनके मन में बैठी हुई गांठों की भी चर्चा है। कहीं ये चरित्र देवता नजर आते हैं तो कहीं राक्षस नजर आते हैं, कहीं मानो सभ्यता की खाल ओढ़े बैठे हैं। राय साहब जैसे जमींदार लिखते हैं प्रेमचंद कि आज के युग में भी बर्बर मानव जीवित है राय साहब जैसे जमींदारों में। बस
उसने सभ्यता रूपी लिबास को ओढ़ लिया है। कहीं आप देखेंगे कि पुरोहिती शोषण का एक नया रूप है। प्रेमचंद लिखते हैं कि शेर का काम, सिंह का काम शिकार करना है। यदि वह गुर्राने के बजाय मीठी बोली बोलना सीख ले तो उसे बैठे बैठाए मनचाहा शिकार मिल जाए। प्रेमचंद अपने चरित्रों के माध्यम से दर्शा रहे थे कि किस प्रकार सामंतवाद नौ सामंती रूप में बदल रहा है, किस प्रकार पुरोहिती ने एक नई शक्ल ले ली है, महाजनी शोषण ने एक नए रूप को इख्तियार कर लिया है। झिंगुरी सिंह जैसे महाजन हैं, लेकिन इन्हीं महाजनों के शोषण के बल पर गांवों को उजाड़ करके शहरों में उद्योग आबाद किए जा रहे हैं। मिस्टर मेहता जो एक बैंकर है और झिंगुरी सिंह एक प्रकार से उसका एजेंट है। एक बैंकर अपने बैंक के पैसे को किसानों को कर्ज पर सूद पर देता है और उन्हीं पैसों से जो सूद उगाही की जाती है उससे पूंजी की प्राप्ति होती है। यदि समय पर ब्याज न मिले तो झिंगुरी सिंह किसानों की खड़ी फसल खेत और खलिहान से ही तुलवा लेता है। गिरधर जैसा किसान कहता है, काका झिंगुरिया ने एक पाई नहीं छोड़ा। साल भर पसीना गाढ़ा किया, सोचा उसकी एक दिन ताड़ी तो पी लूं, इसीलिए एक इकन्नी दांतों तले दबा रखी थी, उसी की ताड़ी पिया हूं। सच कहता हूं काका, नशा बिल्कुल नहीं हुआ, फिर भी झूम रहा हूं कि लोग समझे झिंगुरिया खूब पिया हुआ है। अब समझ सकते हैं कि उस समय के औपनिवेशिक महाजनी जमींदारी पुरोहिती यानी गोदान चौतरफा शोषण का एक यथार्थपरक दस्तावेज है। उस दस्तावेज को उद्घाटित करने के लिए, उस निर्मम औपनिवेशिक शोषण की तस्वीर को उद्घाटित करने के लिए प्रेमचंद ने इस उपन्यास के चरित्रों को गढ़ा है। इसीलिए राम सेवक जैसे किसान, गिरधर जैसे किसान, होरी जैसे किसान अपनी बात कह पाते हैं। होरी कहता है, क्या खाकर मोटे हुए हो भाई? मोटे तो वो होते हैं जिन्हें ना ऋण की चिंता हो, न मर्जाद की सोच हो। राम सेवक जैसे किसानों की चिंता है। वह कहता है, किसान मानो सबका नरम चारा है। कोर्ट कचहरी के कानून सभी तो हैं हमारी रक्षा के लिए, परंतु रक्षा हमारी कोई नहीं करता। जमींदार के कारकुनों का पेट न भरो तो गांव में निवाह न हो, और थाना के कांस्टेबल और दारोगा तो मानो गांव वालों के दामाद हों। प्रेमचंद दर्शा रहे थे कि उस समय की चाहे पुलिस व्यवस्था हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, जमींदारी ढांचा हो, पुरोहिती व्यवस्था हो, महाजनी परंपरा हो, किसान कहीं से भी मुक्त नहीं था। इसलिए उपन्यास का शीर्षक भी ऐसा रखते हैं, गोदान। गोदान का अर्थ है मोक्ष। परंतु प्रेमचंद दर्शाते हैं कि जिस भारतीय समाज में एक किसान दरवाजे पर पशु नहीं बांध सकता, देखा जाए तो ग्रामीण व्यवस्था के दो ही आधार हैं, कृषि और पशुपालन। परंतु किसान ना तो खेती बचा पाने में सफल हो पाते हैं और ना ही खूंटे पर गाय बांधने। होरी अंततः मरते हुए भी यही कहता है कि मेरा कहा सुनना माफ करना धनिया, मेरा कहा सुना माफ करना, अब चलता हूं कब तक जिलाएगी। गाय की साध मन ही में रह गई। और ये वही होरी है जो कह पड़ता है कि जो सुख किसानी में है वह मजदूरी में कहाँ। यदि मजदूर बन जाए तो किसान हो जाता है, और किसान बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाता है। और फिर कहता है, किंतु मजदूरी करना कोई पाप तो नहीं है। यानी उस समय की जो औपनिवेशिक जमींदारी महाजनी पुरोहिती त्रासदी थी, पुरोहिती त्रासदी को उद्घाटित करते प्रेमचंद लिखते हैं कि मगर होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। यदि ठाकुर या बनिए के पैसे होते तो कोई बात नहीं, परंतु ब्राह्मण यदि उसकी एक पाई भी दबी रह गई तो हड्डी फोड़ कर निकलेगी। वंश में चुल्लू भर पानी देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। हमें आपको लगता है कि शोषण सिर्फ एक तरफा है,
शोषण तो चौतरफा था और होरी जैसे किसान इस बात को भांप भी नहीं सकते थे कि शोषण करने वाला कौन है। होरी नियतिवादी है। उसे लगता है कि पिछले जन्म में हमने कुछ अच्छा संचय किया नहीं तो इस जन्म में भोगें क्या। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न पूछा गया है गोदान का चरित्र चित्रण, सबसे पहले तो आपको भूमिका में इस बात को दर्शाने की आवश्यकता है कि चरित्र चित्रण है क्या। उपन्यास में चरित्र ही क्यों प्रबल है, चरित्र और पात्र का क्या अंतर है, महाकाव्य और उपन्यास में किस प्रकार पात्र और चरित्र हैं, क्यों उपन्यास पूंजीवादी समाज में प्रसारित हुआ समाजवादी समाज में, क्योंकि पूंजीवाद में व्यक्तिवाद आया। पूंजीवाद के आने से, महानगरीकरण के आने से, औद्योगिक क्रांति के प्रसार से, अंग्रेजी शिक्षा नवजागरण परक चेतना के प्रसार से एक नया वर्ग जन्म ले रहा था, मध्यम वर्ग। ये मध्यम वर्ग पूरी तरह व्यक्तिवादी था। ऐसे में व्यक्ति आदर्श नहीं बल्कि यथार्थ से जुड़ेगा, क्योंकि पूंजीवादी समाज, याद रखिए, कर्मशील समाज, और कर्मशील से भी अधिक कमर्शियल समाज होता गया, व्यावसायिक समाज। इसलिए इस उपन्यास में मेहता जैसे चरित्र गढ़े गए। इसलिए इस उपन्यास में मिस्टर खन्ना जैसे चरित्र गढ़े गए हैं। मिस्टर खन्ना कहता है कि मैं व्यवसायवाद और उद्योगवाद में मानवता को नहीं मानता, यानी मेरे लिए व्यवसाय विशुद्ध मुनाफे का काम है। यदि मजदूरों के हड़ताल पर जाने से मेरा घाटा हुआ तो मैंने मजदूरी कम करके अपने घाटे की क्षतिपूर्ति कर ली। आप समझ सकते हैं कि प्रेमचंद का कितना बड़ा कैनवास है। इसलिए उपन्यास के विषय में कहा गया कि यह सिर्फ कृषक जीवन का महाकाव्य नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारतीय जीवन का महाकाव्य है। इसकी ग्रामीण कथा और शहरी कथा नदी के दो कगारों की तरह है, जिसमें होकर संपूर्ण भारतीय जीवन धारा प्रवाहित होती है। यानी ग्रामीण स्तर पर किसानों के शोषण को और शहरी स्तर पर मजदूरों के शोषण को दर्शाने के लिए, उस समय के औपनिवेशिक शोषण को दर्शाने के लिए, यदि यह उपन्यास एक निर्मम दस्तावेज है, यथार्थपूर्ण चित्रण है, प्रगतिशील चेतना की नग्न अभिव्यक्ति है, तो निश्चित तौर पर यह अभिव्यक्ति चरित्रों के माध्यम से ही हो सकती थी। इसलिए प्रेमचंद ने इसमें ऐसे चरित्र गढ़े, अलग अलग वर्ग, अलग अलग प्रकृति के चरित्र। और इन चरित्रों पर पर्दा या इन चरित्रों से पर्दा उठाने के लिए प्रेमचंद ने दो पद्धतियों का सहारा लिया, एक दृश्यात्मक पद्धति, एक परिदृश्यात्मक पद्धति। एक तो कथा के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि ये चरित्र कैसे हैं, ऊपर से प्रेमचंद की जो लेखकीय टिप्पणी है, परिदृश्य एक चश्मा देना ताकि समझ सके पाठक। तो बीच बीच में प्रेमचंद की अपनी लेखकीय टिप्पणी भी है, उपन्यासकार की अपनी बात भी है, एक दार्शनिक कलेवर भी है, जिसके माध्यम से हम और आप समझ सकें। आलोचकों ने लिखा कि किसी भी उपन्यास में चरित्र चित्रण की अलग अलग प्रणालियों को अपनाया जाता है। चरित्र चित्रण की अलग अलग पद्धति होती है। चरित्र अपने विषय में क्या कहता है, चरित्र खुद अपने बारे में बोलता है। जैसे भोला अपने बारे में कहता है, जैसे होरी अपने विषय में कहता है, जैसे दाता दीन अपने विषय में कहता है, जैसे धनिया अपने विषय में कहती है, जैसे राय साहब अपने विषय में कहते हैं, जैसे पुरोहित दाता दीन अपने विषय में कहता, माता दीन अपने विषय में कहता है, सिलिया अपने विषय में। तो चरित्र अपने बारे में क्या कहता है, उसकी अपनी बात, उसका अपना कथन। चरित्रों के विषय में दूसरे चरित्र के मुंह से क्या बात निकलती है, ये दूसरी पद्धति। तीसरी पद्धति कि लेखक ने उन चरित्रों के विषय में किस प्रकार के परिदृश्य को रखा या कौन सी टिप्पणी की। और चौथी बात कि कथाक्रम के माध्यम से या क्रियाकलापों के माध्यम से या चरित्रों के कार्य व्यापारों के माध्यम से
उनका स्वरूप किस प्रकार उद्घाटित होता है। तो प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में चरित्र चित्रण की लगभग सभी प्रणालियां अपनाई गई हैं। प्रेमचंद ने यह माना कि उपन्यास मानव चरित्रों का चित्र मात्र है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि उपन्यासकार का काम कुछ और नहीं बल्कि चरित्रों पर से पर्दा उठाना है। और फिर अगर आप कुछ पश्चिमी आलोचकों की बात करें तो भूमिका बनेगी, और फिर यह बताएं कि उपन्यास और महाकाव्य में पात्र और चरित्र का अंतर है। इसलिए होरी जैसे जो नायक हैं वो विशुद्ध चरित्र हैं। वह ना तो देवता है न पूरी तरह राक्षस है। एक आज का स्वार्थी मनुष्य है, एक स्वाभाविक किसान है जो गाहे बगाहे अवसर पाकर बेईमानी भी कर लेता है, झूठ भी बोलता है, लेकिन यदि कोई ऐसी बात दिखाई पड़े या सामाजिक कोई ऐसा अवसर हो तो वह देवता बनने के भाव से भी नहीं चूकता। तो जब इतनी बात लिखेंगे तो अब सबके विषय में जरा 2-2, 3-3 लाइन लिख लें। इतनी बातों को भाग 1 बनाएं, चरित्र चित्रण क्या है, तब आपका उत्तर डेंस होगा। क्यों कोई प्रश्न पूछा जाता है, बस हम लोग शुरू कर दिए होरी यथार्थवादी चरित्र है। अरे थोड़ी भूमिका भी बनाइए। बीपीएससी देने वाले मेरे भाई बहन अक्सर कहते हैं कि शब्द कम पड़ गए। शब्द इसलिए कम पड़ गए क्योंकि उसको आप ढंग से पढ़ते नहीं। ढंग से पढ़ते नहीं तो ढंग से सुनते भी नहीं, और ढंग से सुनते हैं तो कहते लिखा दीजिए। अरे इतनी बातों को, वीडियो को थोड़ा धीरे करके सुनोगे, कलम चला के आप लोग लिखेंगे तो सारी बात लिख पाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। भाग 1 में जब आपने भूमिका बना दी दोस्तों, तो याद रखिए भाग 2 में ज़्यादा नहीं 4-4 लाइन सभी चरित्रों पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लीजिए कि गोदान का नायक होरी है, होरी के पुत्र गोबर की भी चर्चा करें। एक इसी से मिलता प्रश्न है, देखिएगा कि गोदान में पीढ़ी संघर्ष वास्तव में चरित्र चित्रण का ही तो रूप है कि होरी यदि पारंपरिक पीढ़ी का किसान है तो गोबर विद्रोही पीढ़ी का मजदूर है। होरी सामंती समाज के मूल्यों को पहचानता है तो गोबर पूंजीवादी विकृत मूल्यों को भी पहचानता है और समाजवादी प्रगतिशील चेतना को भी जानने लगा है। इसीलिए जब इन बातों को लिखें तो थोड़ा और विस्तार दें कि किस प्रकार होरी में सामंती जीवन या ग्रामीण व्यवस्था के मूल्य झांकते नजर आते हैं। होरी संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था के दायित्वों से भरा हुआ है। होरी धर्म के प्रति मर्यादा के भाव से भरा हुआ है। होरी पंचायत और बिरादरी जैसी संस्थाओं को समझता है। फिर लिखें कि यह वही होरी है जो किसानी मर्यादा को भी जानता है। यह वही होरी है जो चोटिल होकर भी, पीड़ित होकर भी भाई से मुंह नहीं मोड़ता। जिस भाई ने इसकी गऊ को जहर दिया उसे भी माफ करता है, उसकी गृहस्थी के बोझ को उठाता है। अलगयोझा के बाद भी अपने भाइयों से रिश्ता नहीं तोड़ता। वही दुलार है, वही ममत्व है इसमें। क्यों? क्योंकि वह सामाजिक समूह जीवन का प्रतिनिधि किसान है। वह पारंपरिक व्यवस्था का एक आस्थावान किसान है। वह जानता है कि परंपराओं से मुंह मोड़कर नहीं जिया जा सकता। इसलिए बिरादरी और पंचायत के द्वारा लगाए गए दंड को भी सहर्ष चुपचाप स्वीकार कर लेता है। वह कहता है कि यदि बिरादरी नहीं होती तो पता नहीं मिट्टी कैसे पार लगती। वह पंचों के आगे कोई जिरह बहस नहीं करता, चुपचाप स्वीकार कर लेता है। 80 रुपए और 30 मन अनाज के दंड को वह बिना किसी विद्रोह के, बिना किसी विक्षोभ के स्वीकार करता है। राय साहब की मक्कारी को समझ नहीं पाता, इसीलिए वह कहता है कि राय साहब बड़े धर्मात्मा आदमी हैं, 4-4 घंटे भक्ति करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गोबर पिता और पुत्र के बीच न केवल संवाद
हीनता की स्थिति है या फिर संवाद है तो उसमें विद्रोह है। 2 पीढ़ियों का संघर्ष है। पुत्र का तेवर उग्र है, विद्रोही है। वह कहता है पहले भी तो बिरादरी थी, फिर मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ। जाहिर सी बात है कि वह एक अंतरजातीय विधवा पुनर्विवाह को करता है, किंतु उसका विवाह नहीं होता। वह पंचों को अदालत में देख लेने की धमकी देता है। इतना ही नहीं, होली के अवसर पर उनका स्वांग रचता है। राय साहब के विषय में जब होरी कहता है कि धर्मात्मा है, तो कहता इतने ही धर्मात्मा हैं और इतने ही दुखी हैं तो अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते। बदले में हम अपना हल बैल खेत खलिहान कुदाल सब देने को तैयार हैं। बोलो करेंगे अदला बदली। मजे मजे से हलवा पूरी खाते हैं, मोटर गाड़ी में घूमते हैं, ऊंचे महलों में रहते हैं और ऊपर से कहते हैं दुखी हैं। निरी मोट मर्दी है। वह कहता है ये भक्ति किसके दम पर। होरी कहता है राय साहब धर्मात्मा आदमी है। गोबर कहता है ये भक्ति किसके दम पर। यदि एक दिन खेतों में ऊख गोड़ना पड़ जाए, ऊख की फसल लगाने को कहते हैं, उसकी गिलौरियों को काट करके मिट्टी में दबाना, बोना रोपना, एक दिन खेत में ऊख गोड़ना पड़ जाए तो सारी भक्ति निकल जाए। होरी कहता है होरी नियतिवादी है। वह परलोक में पूर्व जन्म पुनर्जन्म के कर्मों में आस्था रखता है। वह कहता है पिछले जन्म में हमने कुछ संचय नहीं किया तो इस जन्म में भोगें क्या। लेकिन वहीं गोबर कहता है जिसके हाथ में लाठी है वह 150 का शोषण करके बड़ा बन जाता है। उसने पूंजीवादी विकृतियों को जान लिया है। और इतना ही नहीं, शहर में काम करके ट्रेड यूनियंस कहीं ना कहीं 1930 में विकसित होने लग गए थे। तो ट्रेड यूनियंस के आने से प्रगतिशील चेतना आई। आज तो जो किसान और मजदूर नेता हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि विशुद्ध स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उस समय जो ट्रेड यूनियंस विकसित हो रहे थे, उनका एक बड़ा ही पवित्र उद्देश्य था किसानों का भला करना, किसानों के संगठन का निर्माण करना, मजदूरों के संगठन का निर्माण करना। इसलिए आप 1936 में अखिल भारतीय किसान महासभा भी देख रहे हैं। 1936 में आप कृषक प्रजा पार्टी भी देख रहे हैं। 1936 के लगभग यानी 30 के लगभग आप समाजवादी पार्टी का गठन भी देख रहे हैं। कांग्रेस समाजवादी दल भी देख रहे हैं 1934 में। और कई प्रकार के मजदूर दल संगठित हो रहे थे। गोबर शहर में जाकर के प्रगतिशील चेतना को समझ लेता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि शहर जाकर के गोबर की आंखें खुल गई हैं। जिन महाजनों ने उसका शोषण किया, रामविलास शर्मा लिखते हैं कि होरी जैसे किसानों को कर्ज और सूद की ढरकी पिला करके ही महाजनों ने पाला है। उसी का पुत्र गोबर भी महाजनी शोषण का शिकार है, लेकिन शहर जाकर के वह खुद एक छोटा मोटा महाजन बन जाता है। जहां होरी संयुक्त पारिवारिक दायित्वों को समझता है, संयुक्त पारिवारिक दायित्व बोध से भरा है, वहीं गोबर इन दायित्वों को नहीं मानता। वह मां से लड़ पड़ता है। वह कहता है कि दद्दा भी चाहते हैं कि लगान मैं चुकाऊं, उनका कर्जा मैं भरूं, बेटियों का ब्याह मैं करूं, मानो मेरा जीवन उनका देना भरने के लिए है। आखिरकार मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। होरी दूसरे के दायित्व को अपने कंधे पर उठा लेता है, लेकिन उसी का बेटा गोबर एक कृषक पुत्र किंतु अब रूपांतरित मजदूर है। वह अपने ही परिवार के बोझ को नहीं उठा पाता। यहां तक कि शहर में जाकर तनावग्रस्त जिंदगी जीने के कारण वह झुनिया को मारता है। उसकी बेरुखी के कारण ही उसका पहला बच्चा मौत का शिकार होता है। और इसीलिए इस उपन्यास के विषय में कहा गया कि यह रूपांतरण का उपन्यास है। कृषक जीवन का मजदूर रूपांतरण का उपन्यास है, सामंती जीवन का पूंजीवादी रूपांतरण का उपन्यास है, ग्रामीण व्यवस्था का शहरी रूपांतरण का उपन्यास है, सामाजिक व्यवस्था का व्यक्तिवादी रूपांतरण का उपन्यास है। इसलिए कहा भी गया कि ये सामंती पूंजीवादी संक्रमण पर लिखा गया। देखिए, जब तक इन भावों को आप नहीं पकड़ेंगे,
ऐसे ही मेहता और मालती के चरित्र को दर्शाएं तो किस प्रकार मेहता द्वंद्व मूलक चरित्र है। बिल्कुल आज जैसे हम और आप हैं, हम पढ़े लिखे लोग मंच पर आते बड़ी बड़ी बात उगलने लगते हैं, लेकिन भीतर हमारे आज भी वही बर्बर पशु बैठा हुआ है। मध्ययुगीन पुरुषवादी मानसिकता हमारे भीतर व्याप्त है। हम मंच पर तो कहते हैं कि नारियों को आजाद रहना चाहिए, दूसरे की स्त्री को जींस में देख करके बहुत खुश होते हैं, लेकिन अपनी पत्नी की बारी आए तो उसे साड़ी के लिबास के अलावा हम कोई और विकल्प नहीं स्वीकार करते। ये वही है मिस्टर मेहता, जो पढ़ा लिखा फिलॉसफर है, प्रोफेसर है, जिसके पास तर्क जाल है, वाग जाल है, लेकिन भीतर से एक नंबर मध्ययुगीन पुरुषवादी मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति। वह कहता है देवियों को स्वतंत्र रहना चाहिए, लेकिन ये वही व्यक्ति है जो फिर कहता है कि मेरी पत्नी कैसी हो, मैं उसे मार ही क्यों न डालूं, उसकी आंखों में प्रतिहिंसा का भाव न आए, मैं उसके सामने किसी अन्य स्त्री से प्रेम क्यों न करूं, उसकी आंखों में ईर्ष्या का भाव न आए। इसीलिए वह नारी और पुरुष के प्रेम को अलग अलग करता है। वह कहता है कि नारी के लिए प्रेम का अर्थ पुरुष पर अपना सर्वस्व समर्पण कर देना, किंतु पुरुष के लिए प्रेम का अर्थ नारी पर सर्वस्व समर्पण नहीं। पुरुष का प्रेम सीधी साधी गऊ नहीं, खूंखार सिंह है, जो अपने शिकार पर किसी और की नजर नहीं पड़ने दे सकता। समझिए, ये वही मेहता है जो कहता है मेरे जेहन में औरत वफा और त्याग की प्रतिमूर्ति है। ये वही मेहता है जो कहता है कि नारी पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधकार से। यदि नारी में पुरुष के गुण आ जाएं तो वह उल्टा हो जाए, और पुरुष में नारी के गुण आ जाएं तो वह महात्मा हो जाए, लेकिन फिर भी मेहता अपने लिए स्वच्छंद सतरंगे पंखों वाली मालती का चयन नहीं करता। उसे लगता है, प्रेमचंद लिखते हैं कि वह जो ऊंची एड़ी का जूता पहने दूसरी महिला है, जिसके मुख पर हंसी फूट पड़ती है, आप मिस मालती हैं जो इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ करके आई हैं, ऊंचे ऊंचे तालुकदारों के महलों में आपका प्रवेश है, आप नए युग की साक्षात प्रतिमा हैं। मेहता जैसे पढ़े लिखे आज के प्रोफेसर, आज के बुद्धिजीवी, उन्हें नए युग की साक्षात प्रतिमा नहीं चाहिए। वो भले मंचों पर खड़े होकर के ऐसे मानवतावादी भाषण दे लें, लेकिन पत्नी की जब बात आती है तो खोजते हैं पत्नी तो ऐसी हो जो माँ बाबूजी के पांव दबाए, तेल लगाए। इसीलिए मेहता भी मालती को ना तो प्रेम की वस्तु मानता है, ना उसे जीवन संगिनी के रूप में, और ना ही उसका साहचर्य उसे पसंद है। इसलिए शिकार के प्रसंग में एक सांवली आदिवासी लड़की के प्रति मोहासक्त है। उसकी कर्मशीलता, उसकी मेहनत को देखकर, दैनिक जीवन और घरेलू कार्यों में उस बच्ची के लगाव को देखकर, उस युवती की जो ममता है उसे देख करके उसके प्रति कहीं ना कहीं अग्रसर होता है, एक प्रकार से आसक्त होता है। लेकिन उसे मालती पसंद नहीं है, क्योंकि मालती सतरंगे पंखों वाली तितली है। मालती इस नए युग की साक्षात प्रतिमा है। मालती इस बाजारवाद से उत्पन्न विकृत नारी मानसिकता का शिकार है। इस बाजारवाद में महिला के रूप और सौंदर्य को उपकरण की तरह इस्तेमाल किया गया। ये बाजारवाद उपभोक्तावाद से जुड़ा हुआ है, जहां मैक्सिमम प्रॉफिट का भाव है। इसलिए आप हर जगह दर दुकान पर, कोचिंग संस्थाओं में, किसी भी औद्योगिक घराने में, किसी भी प्रतिष्ठान में आप रिसेप्शन पर नारी देखते हैं। प्लीज वेलकम सर, मे आई हेल्प यू। अरे पहले तू अपनी मदद तो कर ले। बेचारी को ठंड में भी अधफटे कपड़े चिथड़े पहना करके लोग घुमाते हैं। उसके रूप, उसके सौंदर्य और उसके अर्धनग्न काया के माध्यम से ये बाजारवाद मैक्सिमम प्रॉफिट की ओर उतारू है। मालती जान गई है कि इस नई सभ्यता में धन के आगे और कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए मालती इस बाजारवाद, उपभोक्तावाद से उत्पन्न आज की आधुनिक महिला का प्रतिनिधि है, और मेहता
एक द्वंद्व मूलक बौद्धिक चरित्र है। ऐसे ही दोस्तों दो चार चरित्रों, फिर धनिया की थोड़ी बहुत चर्चा करें कि किस प्रकार धनिया एक स्वनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था में कृषक स्त्री है जो ममता से भी लवरेज है किंतु कटु यथार्थवादी भी है। वह कहती है चाहे कितना भी पेट तन क्यों न जारो, चाहे कितनी मात्रा में भी कतर ब्योंत क्यों न करो, एक एक पैसे को दांत से क्यों न पकड़ो, फिर भी यह लगान है कि बेबाकी नहीं होता। अभी उम्र ही क्या थी, 36वां ही तो लगा था। आंखों के सामने देखते देखते 3-3 बच्चे काल कवलित हो गए। उपन्यास के आरंभ में ही प्रेमचंद होरी और धनिया के माध्यम से कहीं ना कहीं कृषक जीवन की उस पीड़ा को, उस यथार्थपरक त्रासदी को उद्घाटित करते हैं। जब होरी चल पड़ता है राय साहब से मिलने और धनिया उसके लिए धोती, कुर्ता, लाठी, तंबाकू या खैनी का बटुआ सब कुछ लेकर के आती है, तो कहता है होरी तू ये 5 पोशाक लाई है, मुझे क्या ससुराल जाना है? वहां भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं है जिसे जाकर के ये दर्शाऊं। उसके पहले धनिया प्रतिवाद करती है कि इतनी हड़बड़ी में क्यों, जमींदार के खेत ही तो जोते हैं, वह अपना लगान ही तो लेगा, फिर भला किसी की खुशामद क्यों करें। धनिया उसे डांटता है, कहता जो बात तू नहीं समझती धनिया, होरी डांटता है धनिया को कि जो बात तू नहीं समझती धनिया, उसमें टांग क्यों अड़ाती है। अरे जब अपनी गर्दन दूसरों के पांव तले दबी हो तो कुशल तलवे सहलाने में ही है। उस समय के किसान समझ रहे थे कि अगर जमीनों को बचाना है, अगर कुड़की जप्ती से बचना है, अगर रेहन से बचना है, बै से बचना है, तो कहीं ना कहीं जमींदारों के कारकुनों, चपरासियों के खुशामद की आवश्यकता पड़ेगी। प्रेमचंद ने उस समय की व्यवस्था को मानो पूरी तरह से नग्न रूप में उद्घाटित किया। इसलिए जब आप मूल भाव को लिखते हैं तो लिखते हैं यह उपन्यास एक यथार्थवादी प्रगतिशील उपन्यास है। इसमें धनिया जैसे कटु यथार्थवादी चरित्र हैं जो ग्रामीण स्वनिर्भर व्यवस्था में एक कृषक स्त्री के चरित्र में पूरी तरह मुकम्मल नजर आती है। इसमें होरी जैसे पारंपरिक पीढ़ी के आस्थावान किसान भी हैं, तो इसमें विद्रोही पीढ़ी के गोबर जैसे मजदूर भी हैं। राय साहब जैसे नव सामंती मूल्यों को अपनाने वाले किंतु पारंपरिक सामंती शोषण करने वाले जमींदार भी हैं। तो कहीं ना कहीं मालती के रूप में इस आधुनिक उपभोक्तावादी बाजारवादी सभ्यता से उत्पन्न एक आधुनिक नारी के चरित्र के रूप में भी है। दाता दिन के विषय में भी थोड़ा दर्शाएं, दाता दिन और झिंगुरी के संवाद। तो 2-2, 4-4 लाइन दर्शाने के बाद आप देखेंगे कि अपने आप पीढ़ी संघर्ष भी निकल करके आया, तब जाकर के उत्तर तैयार होगा। चरित्र चित्रण क्यों, चरित्र चित्रण किस प्रकार से, उपन्यास की परिभाषा ही चरित्र चित्रण से, सभी चरित्रों के विषय में 2-2, 4-4 लाइन, और फिर गोबर होरी के माध्यम से, आप चाहें तो राय साहब उनके पुत्र के माध्यम से, आप चाहें तो मालती और उसके पिता के माध्यम से दर्शा सकते हैं। इतना ही नहीं, दाता दिन और माता दिन, पिता पुत्र ये दोनों हैं, इनके माध्यम से भी पीढ़ी संघर्ष को दर्शा सकती है। प्रश्न क्यों पूछा जाता है और उसका उत्तर क्या होता है। देखिए कई डायलॉग थे, कई बातें डेंस रूप में आई, उनको सुनते जाइएगा, लिख पाइएगा। ये बार बार जो आप कहते हैं कि लिखाई ठीक है, शिक्षक जो मेरी क्लास है लगातार जो मोबीशाला ऐप पर बहुत पहले से रिकॉर्डेड भी है, उसमें नई चीज़ें भी जुड़ी हैं, तो उसमें आप देखेंगे बोल बोल के लिखाएं। कुछ चीज़ें इसी की तरीके से वहाँ भी डिक्टेट करते गए, समय अभाव है तो आदमी डिक्टेट ही करेगा। लेकिन बोलना बहुत अच्छी बात है, उत्तर लिखाना बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा फास्ट भी हो जाइए, लिखिए भी, सुनिए भी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ। क्या क्या, कामायनी की महाकाव्यात्मकता और राम की शक्ति पूजा की महाकाव्यात्मकता, इसे लिखिए। फिर अगली क्लास में हम प्रस्तुत होंगे व्याख्या के साथ। इस बार व्याख्या पर
ताकत लगाएंगे, गद्य की व्याख्या देखेंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।